हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूसरे बटलर बटलर सच कहूं तो जो कीमियागर अल्केमिस्ट स्नैक कोरल पिल स्नेक कराल पिल बना सकते हैं वे अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए मुझे डर है कि आप यहाँ बेकार ही आए हैं। निंग द प्यार से मुस्कुराए, उनकी चतुर आंखों में माफी का भाव था। स्मर्क स्क्रॉल। अध्यक्ष निंग, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कुछ घंटे पहले वाले मास्टर अभी भी आसपास नहीं थे? दूसरे बटलर को लगा कि उसने गलत सुना है और उसने अविश्वास में कहा, स्नैक कोरल पिल भले ही केवल अर्थ ग्रेड की दवा हो, लेकिन इसे बनाने की कठिनाई हेवन ग्रेड की गोली से कम नहीं थी। इसलिए केवल अल्केमिस्ट ग्रैंडमास्टर स्तर से ऊपर के कीमियागरों के पास ही इसे सफलतापूर्वक बनाने का मौका था। गुवानयू शहर के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के कीमियागर स्पष्ट रूप से कुछ समय पहले तक यहीं थे, लेकिन इतनी जल्दी वे सब कहाँ चले गए? ये वाकई अविश्वसनीय था। फेयरफुल फेस। दूसरे बटलर, आपने खुद कहा कि वे कुछ घंटे पहले यहाँ थे। अब बहुत समय हो गया है। वे यहाँ हमेशा आपका इंतजार नहीं कर सकते। कौन जानता है कि आपको आज स्नैक टोटेम फ्लावर मिलेगा भी या नहीं। इसके अलावा आप स्नेक एक्यूमुलेशन पिल की विशेषताओं को नहीं समझते हैं। हमारे एसोसिएशन में कितने भी ग्रैंड मास्टर्स क्यों न हो, उन्हें इसे बनाने में ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सफलता की दर अधिक हो, तो सबसे अच्छा है कि आप किसी अल्केमिस्ट सुप्रीमसी को ढूंढें, ताकि आपने जो फूल इतनी मेहनत से खोजा है वह बर्बाद न हो जाए। निंग डी ने बहुत ही समझदारी से याद दिलाया। बल्ब। अध्यक्ष निंग, वे ग्रैंडमास्टर्स कहाँ गए? दूसरे बटलर ने जिद करते हुए पूछा। हम्फ, क्या उसे नहीं पता था कि सुप्रीमसी स्तर के कीमियागर से सफलता दर अधिक होगी? लेकिन अल्केमिस्ट सुप्रीमसी कोई गोभी कैबेजेस नहीं थे जो आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा अगर वह उन्हें ढूंढ भी लेता तो वे एक मामूली अर्थ ग्रेड पिल बनाने के लिए तैयार नहीं होते। उस समय उसे शायद फिर से किसी ग्रैंड मास्टर को ही ढूंढना पड़ता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी यंग मिस वू कियने और इंतजार नहीं कर सकती थी। टायर्ड क्रोध। वे मुख्यालय हेडक्वार्टर्स चले गए हैं, निंग डी ने सोच समझकर कहा। उन्हें विश्वास नहीं था कि वो परिवार मुख्यालय तक जाने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा मुख्यालय बहुत दूर था। जब तक वे किसी को ढूंढ कर वापस आते तब तक वो कियान एयर दर्द से तड़प रही होती। स्माइल विद हॉर्न्स। मुख्यालय, वे मुख्यालय क्यों गए? दूसरा बटलर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। धिक्कार है। गुवानयू शहर से मुख्यालय पहुंचने में कम से कम आधा महीना लगता है और आने जाने में 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। अगर वह किसी को खोजने मुख्यालय गया तो पुराना मास्टर ओल्ड मास्टर उसकी खाल उधेड़ देगा। रस्ट फेस फायर। उनके पास मुख्यालय में करने के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ महत्वपूर्ण काम है। निंग डी का लहजा अचानक थोड़ा ठंडा हो गया। हमारी यंग मिस के मामले से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या काम हो सकता है? दूसरा बटलर बहुत घबराया हुआ था और गलती से अपने दिल की बात कह बैठा। स्पीक नो ईवल। हम्फ। दूसरे बटलर, आपको क्या लगता है कि आपकी यंग मिस कौन है? यहां तक कि 3 बड़े परिवार भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। यह उनके परिवार के किसी खास व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण नहीं है। निंग डी ने ठंडी आवाज में डांटा। ये वो परिवार वास्तव में एसोसिएशन को कुछ नहीं समझता था। कितना हास्यास्पद। ऐसा लगा कि उन्हें दूसरे बटलर की इन बातों की रिपोर्ट मुख्यालय को देनी होगी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। बाउंडलेस हेवन कॉन्टिनेंट में कोई भी कीमियागरों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था, भले ही रहस्यवादियों मिस्टेक्स का दर्जा बहुत ऊंचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रहस्यवादी भी घायल होते थे और चोटों के लिए गोलियों पिल्स की आवश्यकता होती थी। यदि आप किसी उच्च पद वाले कीमियागर को नाराज करते हैं तो अपने अंतिम संस्कार की तैयारी पहले ही कर लें। इसीलिए महाद्वीप के बड़े परिवार कीमियागरों के प्रति बहुत विनम्र रहते थे। गोली। मुझे क्षमा करें अध्यक्ष निंग, मैंने गलत बोल दिया। मेरा वह मतलब नहीं था। कृपया मेरे स्तर पर न उतरें। निंग डी की बातें सुनकर दूसरे बटलर की पीठ से तुरंत ठंडा पसीना निकलने लगा और उसका छोटा सा दिल डर से कांप रहा था। बूहू। वह कैसे भूल गया कि इस महाद्वीप पर एक कहावत मशहूर है, यमराज को नाराज कर देना बेहतर है लेकिन कीमियागर को नहीं। ये शब्द उसके दिल के थे, उसने उन्हें जोर से क्यों कह दिया? अब वह मारा गया। यदि उसके मालिक को पता चला कि उसने कीमियागर को नाराज किया है तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। लाउडली क्राइंग फोल्डेड हैंड्स, टपकता पसीना।
मैं एक कुत्ते के साथ बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं अन्य कीमियागरों की गारंटी नहीं ले सकता, निंगडी ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें वो परिवार से नफरत हो गई थी। पहले वे इतने कष्टप्रद नहीं लगते थे, लेकिन अब वे उनके दिल में एक घिनौनी मक्खी की तरह थे, जिन्हें देखते ही नष्ट करने का मन करता था। सड़ी हुई मक्खी। अध्यक्ष निंग, मैं एक कुत्ता हूं। आप मुझे मार सकते हैं या डांट सकते हैं, लेकिन मुझसे नाराज न हो। दूसरे बटलर ने उदास चेहरा बनाकर विनती की। अगर वह निंगडी को नहीं मना सका तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका मालिक कितना निर्दयी था। कुत्ते का चेहरा। मैं कुत्ते पर गुस्सा नहीं करूंगा। तुम जा सकते हो, निंगडी ने सहजता से कहा। फिर वह खड़े हुए और दूसरे बटलर की ओर देखे बिना ऑफिस से बाहर चले गए। ऑफिस छोड़ने के बाद निंगडी सीधे उस आंगन में गए जो उन्होंने लेंग रुओक्सु और अन्य लोगों के लिए तैयार किया था। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने बाड़ के माध्यम से देखा कि आंगन तंबुओं टेंट्स से भरा हुआ था। उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। ओह, ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में आंगन में ही कैंप लगाने की योजना बना रहे थे। टेंट कोल्ड स्वेट स्माइल। निंग डी ने दरवाजा खटखटाया और सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा की। अध्यक्ष निंग, आप यहाँ क्यों हैं? फैंग दा कमरे से बाहर आया, दरवाजा खोला और उत्सुकता से पूछा। ओह, मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप रात के खाने में क्या खाना चाहते हैं। निंग डी आंगन में अंदर आते हुए बोले। स्टू। हाँ, अध्यक्ष निंग, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही खा लिया है, फैंग दा ने मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर उसने निंग डी को आंगन में एक पत्थर की बेंच तक खींच लिया और बैठा दिया। स्माइल। क्या उन्होंने खा लिया? इतनी जल्दी? निंग डी उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सके। वह मन ही मन सोचने लगे क्या वे बाहर खाने गए थे, लेकिन उन्होंने एसोसिएशन में किसी से यह नहीं सुना था कि वे बाहर गए हैं। ही, हम खुद का बनाया हुआ खाना खाते हैं। जब हम बाहर प्रशिक्षण ट्रेनिंग पर होते हैं तो हम वही खाने के आदी होते हैं जो हम तैयार करते हैं, फैंगदा ने समझाया। मास फायर। ओह, हमें मिस लिंग और बाकी लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? फैंगदा को अकेला बाहर आता देख निंग डी ने पूछा। मिस और बाकी सब सो रहे हैं, सिवाय मेरे। वैसे मिस ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा था। फैंगदा ने निंग डी को एक सफेद चीनी मिट्टी की शीशी पोर्सिलेन बोतल थमा दी। यह क्या है? निंग डी ने शीशी ली और संदेह से पूछा। हालांकि जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला, बोतल से औषधीय सुगंध मेडिसिनल फ्रेग्रेंस बाहर निकलने लगी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे इतने उत्साहित थे कि उनके शब्द ही नहीं निकल रहे थे। 1 स्नो स्पिरिट पिल, स्नो स्पिरिट पिल। निंग डी ने कुछ देर बाद उत्साह से कहा। बूहू, ये सच में स्नो स्पिरिट पिल थी, पौराणिक हेवन ग्रेड स्नो स्पिरिट पिल। मनी गोली। अध्यक्ष निंग, ये सिर्फ एक गोली है। क्या आपको इतना उत्साहित होने की जरूरत है? फैंगदा ने धीरे से मजाक किया। टीयर्स ऑफ जॉय। तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। स्नो स्पिरिट पिल एक पौराणिक हेवन ग्रेड की दवा है। इसकी मुख्य सामग्री बहुत कीमती है और इसके लिए 1000 साल पुराना स्नो लोट्स बर्फ का कमल होना चाहिए। हालांकि अब दुनिया में 1000 साल पुराने स्नो लोट्स बचे ही नहीं हैं, इसलिए मुझे इसे हासिल करने का मौका कभी नहीं मिला। निंग ड का उत्साह छलक रहा था। बूहू, जब उन्होंने कुछ साल पहले एक दवा बनाई थी तो उन्हें उसके बैकलैश उलट प्रभाव से बहुत गंभीर चोट आई थी। जब तक उन्हें 1000 साल पुराना स्नो लोट्स या स्नो स्पिरिट पिल नहीं मिल जाती, उनके पास कीमियागर एल्केमिस्ट बनने का दोबारा मौका नहीं होता। अफसोस, अगर उनकी चोटें न होती तो वे शायद अभी भी एल्केमिस्ट एसोसिएशन के मुख्यालय में अध्यक्ष से मार्गदर्शन ले रहे होते। वह यहाँ शाखा का अध्यक्ष कैसे होते? लाउडली क्राइंग गोली। अल्केमिस्ट एसोसिएशन जैसा संघ मिस्टिक एसोसिएशन से बहुत अलग था। मिस्टिक एसोसिएशन में अध्यक्ष एक मिस्टिक के अधिकारों और स्थिति का प्रतीक होता था। हालांकि अल्केमिस्ट एसोसिएशन में अध्यक्ष एक हैंडीमैन, सब काम करने वाले सेवक के बराबर था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में असली रुतबा उन कीमियागरों का था जो केवल बेहतरीन गोलियां बनाना चाहते थे, और अध्यक्ष केवल उनकी सेवा कर रहा था। ओह, बेशक वह विभिन्न अल्केमिस्ट शाखाओं की बात कर रहे थे। मुख्यालय की स्थिति स्वाभाविक रूप से अलग थी। व्यंग्य, मैं क्यों नहीं समझूंगा। ये स्नो स्पिरिट पिल बर्फ, आइस और पानी वाटर की आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा सकती है ना? हमारी मिस के जानवर बीस्ट्स अक्सर इसे खाते हैं, फंग ने लापरवाही से कहा। अनम्यूज्ड लाल सेब। ओह, जानवर इसे अक्सर खाते हैं। निंग डी ने अपनी आंखें फाड़ ली और अविश्वास से पूछा। फैंग दा सही था।
स्नो स्पिरिट पिल न केवल आग तत्व वाले योद्धाओं को चोट से बचा सकती थी, बल्कि यह बर्फ और पानी के रहस्यवादी योद्धाओं की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकती थी। हालांकि स्नो स्पिरिट पिल वास्तव में बहुत कीमती थी और कोई भी इसे केवल ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने को तैयार नहीं होता था। फेयरफुल फेस। हाँ, चांप जैसे जानवर इसे नाश्ते स्नैक्स की तरह खाते हैं, फैंग दा ने ईमानदारी से कहा, ये सोचे बिना कि उसकी बातों का निंग डी पर क्या असर होगा। वास्तव में उन्होंने मिस की ऐसी बहुत सी गोलियां खाई थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकती थी। पंजा। ओह, क्या मिस लेन को अभी भी और जानवरों की जरूरत है? निंग डी ने सुन्न होकर पूछा। बूहू। फैंग दा की बातें सुनने के बाद वह खुद लेन रुओक्सू का पालतू जानवर बनना चाहता था। कुत्ते का चेहरा टीयर्स ऑफ जॉय। क्या आप भी मेरी यंग मिस के लिए जानवर बनना चाहते हैं? ही, अगर मेरी यंग मिस इंसानी रूप वाले जानवर को स्वीकार नहीं करती, तो हमारे कमांडर ये जलने लगेंगे। फैंग दा ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। स्मग फायर जेलस। नहीं, मुझे बस उन जानवरों को मिलने वाले इलाज और सुविधाओं से थोड़ी जलन हो रही है, निंग डी ने अजीब महसूस करते हुए कहा। बूहू। उसके मन में यह विचार आया तो था, लेकिन आखिरकार वह कोई जानवर तो नहीं था। मिस लेंग उसे क्यों स्वीकार करेगी? कोल्ड स्वेट स्माइल सी नो ईवल। असल में मिस का अधीनस्थ सबॉर्डिनेट होना भी कोई मामूली बात नहीं है। हमने भी मिस की बहुत सारी गोलियां खाई हैं, जैसे कि उस स्नो स्पिरिट पिल का आपने जिक्र किया। फैंग दा ने गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा, उसके चेहरे के भाव बहुत घमंडी थे। कूल ट्रॉफी। सच में? निंग डी ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा, मन ही मन फैंग दा और बाकी लोगों से ईर्ष्या करने लगे। अस्टोनिश्ड फेस 1। बेशक ये सच है। वैसे जल्दी वापस जाओ और स्नो स्पिरिट पिल खा लो। मुझे भी सोना है, फैंग दा ने उकसाया। बूहू। वह अभी भी वापस जाकर सिल्वर स्नोफिश खाना चाहता था। मिस ने कहा था कि वह इसे उसके लिए रखेंगी, लेकिन उसे उन पेटू लिन युआन पर जरा भी भरोसा नहीं था। मछली यमी फेस। तुम इतनी जल्दी सो रहे हो? निंग डी ने अविश्वास में कहा। स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क। हाँ, मिस ने कहा है कि जल्दी सोना और जल्दी जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर हम पीछे रह गए तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, फैंग दा ने दयनीय स्वर में कहा। बूहू। मिस के कुछ विशेष प्रशिक्षण सत्र स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस वास्तव में बहुत भयानक थे। वह इसका दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता था। यही एक मुख्य कारण था कि वे अब इतनी मेहनत से साधना कल्टिवेशन कर रहे थे। आखिर मिस ने उन्हें इतनी अच्छी सुविधाएं दी थी, अगर वे ठीक से साधना नहीं करते तो मिस का सामना कैसे करते? रश्ड फेस। ओह, तो फिर आराम करो, मैं चलता हूँ। निंग डी हाथ में चीनी मिट्टी की शीशी लेकर खड़े हो गए। वह मुड़े और उत्सुकता में आंगन से चले गए। रनिंग डैश। मिस लेंग रुओक्सू, जो बाहर की स्थिति पर नजर रख रही थी, फैंग दा के कमरे में वापस आते ही उसे अपने जादुई कंगन ब्रेसलेट के स्थान के अंदर ले गई। 1 मेरी सिल्वर स्नोफिश। फैंग दा अंतरिक्ष स्पेस में लौटने के बाद चिल्लाया और भोजन छीनने वाले समूह में शामिल हो गया। मछली छुरी और कांटा टीयर्स ऑफ जॉय। छोरी लैस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास वास्तव में स्नो स्पिरिट पिल होगी। अफसोस, हमें अब 1000 साल से पुराने स्नो लोट्स नहीं मिलते। छोटे बूढ़े आदमी लिटिल ओल्ड मैन ने भावुक होकर कहा। वह वास्तव में लेन रुओक्सू की अच्छी किस्मत से थोड़ा जल रहा था, बस थोड़ा सा। बूढ़ा आदमी फायर 1। हाँ, सिल्वर स्नो पिल बनाने के लिए मैंने जिस 1000 साल पुराने स्नो लोट्स का इस्तेमाल किया था, वे सब चांप के संग्रह कलेक्शंस से थे, लेन रुओक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्माइल चेरी ब्लोसम। मेरा सब कुछ मास्टर का है, चाम ने लेन रुओक्सू की गोद में लेटकर सिल्वर स्नोफिश खाते हुए शालीनता से कहा। मुकुट। छोरी, मैं आखिरकार कह सकता हूं कि तुम्हारे जानवर बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास बहुत सारे खजाने हैं, छोटे बूढ़े आदमी ने ईर्ष्या के साथ कहा। उसका मतलब था कि रुओक्सू के जानवर बहुत अमीर थे। मनी बैग पंजा। मास्टर, क्या आप हमसे नफरत कर रहे हैं? छोटे बूढ़े आदमी के पैरों के पास लेटा एक किम तेंदुआ स्नो लेपर्ड जो स्वादिष्ट मछली खा रहा था, शिकायत करने लगा। तेंदुआ क्वेश्चन मार्क। ओह नहीं, छोटा बूढ़ा आदमी जल्दी से उसे मनाने लगा। बूहू। वह कैसे भूल गया कि उसका अपना जानवर ठीक उसके पास था। कोल्ड स्वेट स्माइल फोल्डेड हैंड्स। अफसोस भाई तेंदुए, मास्टर जाहिर तौर पर हमसे नफरत करते हैं। आखिर हम गरीब जो हैं। एक सुनहरे शेर गोल्डन लायन ने फिर कहा, उसकी सुनहरी आंखें निराशा से भरी थीं। अफसोस, उसने भी मान लिया कि वे चाम और अन्य जानवरों की तुलना में वाकई गरीब थे।
वे कभी एक इलाके के राजा थे तो उनके पास कोई कीमती संग्रह क्यों नहीं था? कितना निराशाजनक। पेंसिव फेस फ्लाइंग मनी। ओह, छोटा बूढ़ा आदमी अवाक रह गया। बूहू, उसका मतलब सच में उनसे नफरत करना नहीं था। उसके पास केवल यही दो जानवर थे। अगर वह वास्तव में उनसे नफरत करता तो उसने बहुत पहले ही दूसरे जानवरों के साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता। आखिर ऐसा नहीं था कि इन सालों में उसे इनसे ताकतवर जानवर नहीं मिले थे, लेकिन वे उसे पसंद नहीं आए थे। बूढ़ा आदमी एसओएस। हाँ हाँ, लेन रोक्सू छोटे बूढ़े आदमी के पीड़ित चेहरे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। फिर उसने अपना सुंदर हाथ बढ़ाया और हिम तेंदुए और सुनहरे शेर को प्यार से सहलाया। ये दो जानवर भी काफी प्यारे थे। Tears of joy hand waving तेंदुआ। छोरी, तुम अभी भी हंस रही हो। बूहू, छोटे बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव और भी दुखी हो गए और वह मन ही मन उदास था। बुरी लड़की, तुम सच में मुझ पर हंसी। बूढ़ा आदमी लाउडली क्राइंग। हाँ हाँ दादा डूक ग्रैंपा डूक, मेरा खाना हो गया। आप धीरे धीरे खाए, लेन रोक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपने पास खड़े फ्रीक को खींचकर खड़ा किया और सीधे बैंगनी बांस की कुटिया पर्पल बैम्बू हट की ओर चल दी। बैंगनी दिल घर, मेरा भी खाना हो गया, मजे करो। एम्प्टर एम्प्टी खड़ा हुआ और चला गया। काफी देर बाद सबका खाना लगभग खत्म हो गया। फैंगडा और अन्य लोगों ने होशीपूर्वक अपना सामान समेटा और अपने कमरों में लौट गए। अगली सुबह सूर्यास्त, लेन रुक्सू और अन्य लोग ब्रेसलेट स्थान से बाहर निकले और नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में लौट आए। मिस, आज हम क्या कर रहे हैं? फैंगडा ने आंगन में एक पत्थर के बेंच पर बैठी लेन रुक्सू को देखा और पूछे बिना नहीं रह सका। अभी अल्केमिस्ट एसोसिएशन में रुकना असुविधाजनक था, इसलिए वे पूरे दिन उस स्थान स्पेस के अंदर नहीं रह सकते थे। बस खाली बैठना डेज, लेन रुक्सू ने शांति से कहा। आह, खाली बैठना? आप खाली क्यों बैठी हैं? फैंगडा ने हैरानी से पूछा। वे इतने भी बोर नहीं थे कि उन्हें बस शून्य में ताकना पड़े, है ना? और क्या करें? लेन रुक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वो परिवार स्नेक एक्यूमुलेशन पिल बनाने के लिए कीमियागरों एल्केमिस्ट्स को खोजने की जल्दी में था, इसलिए उनके पास इनसे निपटने का समय नहीं था। मिस, हम सड़कों पर टहल सकते हैं और वो परिवार के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, फैंगडा ने सुझाव दिया। बल्ब, ओह, लेन रुक्सू ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। हे, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि सड़कों पर टहलना ही तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है। मिस, हम अभी दिन में अभ्यास कल्टिवेट नहीं कर सकते, फैंगडा ने सफाई देते हुए कहा। उफ, मिस की नजर ने उसे कितना दोषी महसूस करा दिया। कोल्ड स्वेट स्माइल। हाँ, ये सच है। चलो फिर सड़कों पर टहलते हैं। लेन रुक्सू हल्की मुस्कान के साथ मान गई। उसने फैंगडा के असली इरादों का खुलासा नहीं किया। जैसे ही लेन रुक्सू और अन्य लोग बाहर जाने वाले थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। सबने बाड़ के पास से बाहर देखा और निंगडे को दरवाजे के बाहर उत्साहित चेहरे के साथ खड़ा पाया। स्माइल, फैंगडा, जाओ दरवाजा खोलो, लेन रुक्सू ने आदेश दिया। जी, फैंगडा ने उत्तर दिया, आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। मिस लेंग, आपकी स्नो स्पिरिट पिल के लिए धन्यवाद। मेरी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं। फैंगडा के पीछे आंगन में आने के बाद निंगडे ने लेन रुक्सू को देखा और बहुत सम्मान से झुककर अभिवादन किया। उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा था। उफ, वह आखिरकार फिर से एक कीमियागर बन सका। फोल्डेड हैंड्स। अध्यक्ष निंग, ये सिर्फ एक मामूली स्नो स्पिरिट पिल है। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि हर कोई मेरी मेहनत पाने के योग्य नहीं होता। लेन रुक्सू के सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसने लापरवाही से कहा। उसका इशारा ये था कि वह दयालु होने के लिए भी लोगों को परखती है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष निंग ने बहुत सम्मानपूर्वक कहा और खुद को एक अधीनस्थ सबॉर्डिनेट कहना शुरू कर दिया। अध्यक्ष निंग, हम सड़कों पर टहलने जाने का इरादा रखते हैं, लेन रुक्सू ने निंगडे की बातों को नजरअंदाज करते हुए धीरे से कहा। मिस, बस मुझे निंगडे कहें, मैं आपके साथ चलूंगा। मून गेजिंग सिटी में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे सम्मान न दे। मेरे साथ होने से आपको कम परेशानियां होंगी, निंगडे ने जल्दी से कहा। उफ, उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा और जल्द से जल्द मिस का अधीनस्थ बनने की कोशिश करनी होगी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। ठीक है, लेन रुक्सू ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि निंगडे अपना हुनर दिखाना चाहता था, इसलिए वह उसे एक मौका देगी। आखिर निंगडे के बारे में उसकी राय अच्छी थी। मिस, कृपया यहां से, निंगडे ने थोड़ा झुककर इशारा किया। निंगडे, तुम्हें रास्ता दिखाना होगा, लेन रुक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ याद दिलाया। जी मिस, निंगडे ने शर्माते हुए कहा।
हे वह इतना उत्साहित था कि भूल ही गया कि उसकी मिस मून गेज सिटी से परिचित नहीं है। कोल्ड स्वेट स्माइल। लेन रुक्सू और अन्य लोग निंगडे के साथ साथ चल रहे थे, जबकि फैंगडा और बाकी लोग उनके पीछे चल रहे थे। सब अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बाहर निकल गए। निंगडे, हमें कुछ ऐसी जगहों पर ले चलो जहां भीड़ कम हो और जो शहर की प्रतिनिधि जगहें हों। भीड़भाड़ वाली और शोरगुल वाली जगहों को भूल जाओ, लेन रुक्सू ने एसोसिएशन से निकलते ही आदेश दिया। जी। निंगडे ने लेन रुक्सू और अन्य लोगों के आश्चर्यजनक रूप को देखा और समझते हुए सिर हिलाया। मिस मून गेजिंग सिटी में कुछ दिनों में फूलों का उत्सव फ्लावर व्यूइंग कन्वेंशन है। मुझे निमंत्रण मिला है। क्या मिस और अन्य लोग रुचि रखते हैं? निंगडे ने चलते हुए पूछा। उसकी राय में अगर लेन रुक्सू तमाशा देखना चाहती तो वह उनके साथ जाता। अगर वे नहीं जाना चाहती तो वह भी नहीं जाता। चेरी ब्लॉसम। फूलों के उत्सव में क्या दिलचस्प है? मेरे अधीनस्थ देखना चाहते हैं, लेन रुक्सू ने उदासीनता से कहा। मिस वुकियान मूल रूप से इस उत्सव में भाग लेना चाहती थी, लेकिन अब जब वह गंभीर रूप से घायल है तो मुझे डर है कि उसे भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि इस साल के विजेता के पास गुवान यू परिवार की यंग मैडम बनने का मौका है, निंगडे ने समझाया। अंगूठी। ओह, तो क्या हमने वो परिवार की योजना खराब नहीं कर दी? लेन रुक्सू ने मुस्कुराहट के साथ कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो कियान इतनी अहंकारी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे चैंपियनशिप जीतने का पूरा भरोसा था। हाँ, इसलिए वो परिवार के साथ हमारी दुश्मनी तय है, निंगडे ने निश्चितता के साथ कहा। क्या शानदार सुंदरी है। गार्ड्स, इस सुंदरी को ले जाओ। अचानक एक बिन बुलाए आवाज ने लेन रुक्सू और निंगडे की बातचीत में बाधा डाली। एंग्री। लेन रुक्सू ने अपनी खूबसूरत आंखों से अपने सामने खड़े उस ओछे आदमी की ओर देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? बेशक, मेरी रखेल कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए घर ले जाना चाहता हूँ। हे, वह आदमी बुरी तरह मुस्कुराया, उसकी आंखें हवस से चमक रही थीं। तुम? लेन रुक्सू ने अपनी खूबसूरत आंखों से उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास करते हुए कहा। उसके सामने खड़ा आदमी करीब 20 साल का था। उसका सिर चिपचिपा था और चेहरा गुलाबी। उसकी आंखें सुस्त थीं और उसका सुंदर चेहरा फीका था। उसका शरीर थोड़ा मोटा था और वह स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भोग विलास में बहुत अधिक समय बिताया था। इसके अलावा इस व्यक्ति की ताकत ज्यादा नहीं थी, वह केवल एक मिस्टिक था। सुंदरी, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे जीवन की गारंटी दूंगा। इसलिए हिचकिचाओ मत, जल्दी करो और मेरी बाहों में आ जाओ। मैं निश्चित रूप से तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, उस आदमी ने गर्व के साथ कहा। लेन रुक्सू की सुंदरता को देखकर उसके मुंह से लगभग लार टपक रही थी। हे, मैं सच में नहीं जानती कि तुम कौन हो। क्यों न तुम अपना परिचय खुद दो? लेन रुक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसके सुंदर चेहरे पर उस आदमी के लिए घृणा साफ झलक रही थी। मैं गुवान यू लाई हूँ, गुवान यू परिवार का सबसे पसंदीदा 9वां युवा मास्टर। कैसा लगा? डर गई ना? गुवान यू लाई ने गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा। उसकी समझ में जैसे ही वह अपने परिवार का नाम लेता था, उसकी पसंद की सभी महिलाएं खुद उसकी बाहों में आ जाती थीं। कूल, गुवान यू लाई, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? लेन रुक्सू ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और निंगडे की ओर मुड़ी। नहीं, गुवान यू परिवार के युवा मास्टरों में गुवान यूशी सबसे प्रसिद्ध है। मुझे नहीं पता कि यह गुवान यू लाई कौन है, निंगडे ने बड़े तिरस्कार के साथ कहा। स्मर्क, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस युवा मास्टर का अपमान करो। गार्ड्स, इन लोगों को पकड़ लो। निंगडे की बातें सुनकर गुवान यूलाई तुरंत पूरी ताकत से दहाड़ा। यह आदमी किसी को भी नहीं छोड़ सकता था जिसने एक सुंदरी के सामने उसका अपमान करने की हिम्मत की हो। पाउटिंग, क्या आपने नहीं कहा था कि मून गेजिंग सिटी में कोई भी आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता? फिर यह क्या हुआ? लेन रुक्सू ने हैरानी से निंगडे की ओर देखा, उसकी साफ आंखें मासूमियत से भरी थीं। वास्तव में वह मन ही मन लंबे समय से हंस रही थी। वह सोच ही रही थी कि गुवान यू परिवार के लिए मुसीबत कैसे खड़ी की जाए, और तभी एक मूर्ख खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ गया। जाल से कुछ मछलियां हमेशा निकल ही जाती हैं, निंगडे ने बेशर्मी से कहा, लेकिन वह अपने मन ही मन गुवान यूलाई से नफरत करने लगा था। लानत है, उसने वास्तव में मिस और अन्य लोगों के सामने खुद को शर्मिंदा कर लिया। ये वास्तव में अक्षम्य था। इस क्षण उसके दिल में गुवान यूलाई परिवार पर एक बड़ा कांटा क्रॉस लग गया था। क्रॉस मार्क। ओह, आपका इस मछली के साथ क्या करने का इरादा है?
लेन रुक्सू ने शांति से पूछा, गुवान यूलाई और अन्य लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जो उसे देखकर लार टपका रहे थे। मिस जैसा कहें वैसा ही करें। मुझे इसे न तो भाप में पकाने स्टीम्ड में दिलचस्पी है और न ही भूनने ब्रेज्ड में, निंगडे ने बहुत सम्मानपूर्वक कहा और निर्णय लेन रुक्सू पर छोड़ दिया। ठीक है, फिर मेरी बात सुनो। लेन रुक्सू ने संतोष के साथ सिर हिलाया। जी, निंगडे ने सहमति दी। वह गुवान यूलाई ही है ना? क्या तुम्हारा इरादा मुझे छीन ले जाने का है? निंगडे से बात करने के बाद लेन रुक्सू गुवान यूलाई की ओर मुड़ी और पूछा। बेशक, अगर तुम खुद मेरे साथ घर चलने को तैयार हो तो इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी और जबरदस्ती करने पर मजबूर करोगी तो मुझे कोमल स्त्री की रक्षा न करने के लिए दोष मत देना। हे, मुझे सुंदरियां सबसे ज्यादा पसंद हैं, गुवान यूलाई ने अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ कहा। स्मर्क, बेशक, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे घर नहीं चल रही हूं। अगर हिम्मत है तो छीन कर दिखाओ, लेन रुक्सू ने मुस्कान के साथ कहा। गार्ड्स, इस सुंदरी को अगवा कर लो। गुवान यूलाई ने बिना सोचे समझे लेन रुक्सू की बात सुनकर गार्ड को आदेश दे दिया। युवा मास्टर, बाकी लोगों का क्या? एक गार्ड पूछे बिना नहीं रह सका। वास्तव में वह ये कहना चाहता था कि दूसरी तरफ जाहिर तौर पर उनसे ज्यादा लोग हैं। उन्हें जबरदस्ती छीनना शायद मुश्किल होगा। हालांकि वह ये भी जानता था कि युवा मास्टर सुंदरता देखकर अंधे हो चुके हैं और निश्चित रूप से उनकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए उसने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहने की हिम्मत नहीं की। रश्ड फेस, मुसीबत से बचने के लिए दूसरों को मार डालो, बस सुंदरी को छोड़ दो। गुवान यूलाई बेवकूफ नहीं था और स्वाभाविक रूप से अपने लिए कोई परेशानी नहीं छोड़ना चाहता था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन्हें मार सकते हो? लेन रुक्सू के खूबसूरत चेहरे पर एक लुभावनी मुस्कान उभरी और उसने हल्के से गुवान यूलाई से कहा। बेशक, गुवान यूलाई ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। उसके अधीनस्थ गुवान यू परिवार के कुलीन एलीट्स थे। अगर सामने वालों की संख्या उनसे दोगुनी भी होती तब भी उन्हें निपटाना कोई समस्या नहीं होती। कूल, हमें मत मारो, हमारी यंग मिस को ले जाओ। फैंग दा बीच में बोलने से खुद को रोक नहीं सका, उसका सुंदर चेहरा डर से भरा हुआ था। सही बात है, आप हमारी यंग मिस को छीन सकते हैं जब तक कि आप हमें नहीं मारते। इसके अलावा हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लिन युआन भी चिल्लाया। टीयर्स ऑफ जॉय। निंगडे उनकी बातें सुनकर अवाक रह गया। वह अपने मन में बुदबुदाने लगा, तुम मेरे अधीनस्थ कैसे हो सकते हो? तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मेरी यंग मिस को कोई छीन ले जाए? फेयरफुल फेस, हाँ, तुम्हारे अधीनस्थ समझदार हैं। फैंग दा और लिन युआन की बात सुनकर गुवान यूलाई और भी घमंडी हो गया। हाँ, लेन रुक्सू अपनी आंखें सिकोड़ने आई रोल से खुद को नहीं रोक सकी। उसे अब यकीन हो गया था कि यह गुवान यूलाई वाकई में एक महामूर्ख था। साधारण लोग अगर उसके अधीनस्थों की बात सुनते तो उन्हें शक हो जाता, लेकिन वह फेलो अभी भी घमंड में था। वह वाकई बेस्ट क्वालिटी का मूर्ख था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और इस सुंदरी को मुझसे छीन लो। ओह हाँ, और इसके अधीनस्थों को भी। गुवान यूलाई अपने गार्डों की ओर मुड़ा और आदेश दिया। उसने अपने आप से सोचा कि इन अधीनस्थों के साथ होने पर सुंदरी आज्ञाकारी बनी रहेगी। जी, गार्ड हिचकिचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे आगे बढ़े या नहीं, क्योंकि वे देख सकते थे कि ये लोग उलझने लायक नहीं थे। हालांकि सुंदरता में अंधे हो चुके युवा मास्टर ने जाहिर तौर पर इसे नहीं देखा था। वरीड, हे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस रास्ता दिखाओ, हमारी मिस नहीं भागेंगी। फैंग दा ने मुस्कान के साथ कहा। फैंग दा। निंगडे ने फैंग दा की ओर देखा और हिचकिचाया। उफ, वह आखिरकार समझ गया कि इस लड़के के इरादे नेक नहीं थे। लेकिन क्या वह गुवान यू परिवार में मेहमान बनकर नहीं जा सकता था? अगर दूसरों को पता चला कि उसे गुवान यूलाई ने अगवा किया है तो ये बहुत शर्मनाक होगा। उफ, उसकी अच्छी प्रतिष्ठा। लाउडली क्राइंग, ओल्ड निंग, हमारी यंग मिस को छीन लिया गया है। आप एक अधीनस्थ के रूप में साथ कैसे नहीं आ सकते? क्या आप बहुत वफादार नहीं हैं? फैंग दा ने निंगडे के कंधे पर हाथ रखा और हल्के तिरस्कार के साथ कहा। उसका इशारा ये था कि अगर वे यंग मिस के अधीनस्थ बनना चाहते हैं तो उन्हें मुश्किलों का सामना साथ मिलकर करना होगा। फैंग दा, कुछ पैसे दो और उसे जाने दो। लेन रुक्सू ने कुछ सोचकर कहा। फैंग दा दंग रह गया और एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि मिस का क्या मतलब है। निंगडे को जाने के लिए पैसे देने का क्या मतलब था? उसे पैसे क्यों देने पड़े? वह हमारा टूर गाइड है, हम उसे अपने साथ दुख क्यों झेलने दें? लेन रुक्सू ने फैंग दा पर नजर डाली। ओह, ये सच है।
चूंकि आप हमारी यंग मिस के केवल अस्थायी अधीनस्थ हैं, इसलिए आपको पहले जाना चाहिए। फैंग दा ने जल्दी से कहा और ब्रेसलेट से कुछ बैंगनी सिक्के पर्पल कॉइन्स निकालकर निंगडे को थमा दिए। मनी बैग। हाँ, मैं अब विदा लेता हूँ। निंगडे ने बहुत जिम्मेदारी से टूर गाइड की भूमिका निभाई। उसने खुशी खुशी बैंगनी सिक्के स्वीकार किए और फिर मुड़कर चला गया। युवा मास्टर, हम उस व्यक्ति को जाने नहीं दे सकते। एक अधीनस्थ ने खुद को याद दिलाने से नहीं रोका जब उसने देखा कि युवा मास्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस बेवकूफी से लिन रुक्सू को देख रहा था और उसके चेहरे से लार टपक रही थी। वे युवा मास्टर की अनुमति के बिना उसे पीछे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं, वह सिर्फ एक टूर गाइड है। चलो चलते हैं, गुवान यूलाई ने लापरवाही से कहा। उसे दूसरों की परवाह नहीं थी जब तक सुंदरी उसके साथ थी। अपने लोगों को रास्ता दिखाने दो। लेन रुक्सू ने गुवान यूलाई की ओर देखा और बहुत ठंडक से कहा, नहीं, मेरे लोगों को तुम्हें पीछे से देखना होगा, वरना क्या होगा अगर तुम भाग जाओ। गुवान यूलाई अब बेवकूफ नहीं रहा और उसने सोचा कि वह बहुत स्मार्ट है। अगले अध्याय 605 के लिए विशेष जानकारी। अगले अध्याय में लेन रुक्सू और उसकी टोली जानबूझकर गुवान यू परिवार के महल में अपहृत होकर जाएगी। यह उनकी एक सोची समझी चाल है ताकि वे गुवान यू परिवार के अंदरूनी मामलों की जानकारी निकाल सके और उन्हें सबक सिखा सकें। फैंग दा और लिन युआन अपनी एक्टिंग से गुवान यूलाई को और भी बेवकूफ बनाएंगे। गुवान यूलाई को अंदाजा भी नहीं है कि वह जिस सुंदरी को अपनी रखेल बनाने ले जा रहा है, वह उसके पूरे परिवार के विनाश का कारण बन सकती है। क्या तुम मुझे जबरदस्ती नहीं छीनने वाले थे? तुम पीछे से मुझे कैसे छीनोगे? लेन रुक्सू ने उत्सुकता से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आह, ये सच है। तुम लोग आगे चलो जबकि बाकी लोग पीछे से उन पर नजर रखेंगे। उनमें से किसी को भी जाने मत देना, गुवान यूलाई ने जोर से आदेश दिया। गुवान यूलाई की बातें सुनकर उसके गार्डों के माथे से पसीने की 2 बूंदें अनायास ही टपक पड़ी। उन्होंने मन ही मन सोचा, हमने अभी अभी उनमें से एक को जाने दिया है, तो अब इन पर नजर रखने का क्या फायदा। हालांकि वे भागने वाले व्यक्ति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। आखिर मून गेजिंग सिटी गुवान यू परिवार का इलाका था, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि कोई गुवान यू परिवार के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा। यूरोपीय महल। इस तरह लेन रुक्सू और अन्य लोग गुवान यूलाई के गार्डों के पीछे पीछे चले और शान से गुवान यू परिवार की मुख्य हवेली में दाखिल हुए। ये कहना कि गुवान यूलाई ने उन्हें लूटा था, उससे बेहतर यह कहना होगा कि गुवान यूलाई ने उनकी सुरक्षा के लिए आगे पीछे गार्ड लगा दिए थे। हे, उनके पास आगे भी गार्ड थे और पीछे भी। कूल। गुवान यू परिवार के रास्ते में गुवान यूलाई बार बार लेन रुक्सू से बात करना चाहता था, लेकिन लेन रुक्सू ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वह उससे इतनी चिढ़ गई थी कि उसने सीधे चाम चाम और डार्लिंग डार्लिंग को बुलाया और उनके रोएदार बड़ी पूंछों से अपने कान ढंक लिए। कान। गुवान यू परिवार के एक किनारे के आंगन में। आंगन के भीतर। सुंदरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नजरअंदाज करो। लेन रुक्सू और अन्य लोगों को कई सालों से लावारिस पड़े एक आंगन में चुपके से ले जाने के बाद गुवान यूलाई गुस्से में दहाड़ा। जब उसने सुंदरी के कंधे पर लेटी 2 लोमड़ियों को देखा तो उसने नफरत में अपने दांत पीस लिए। पाउटिंग, मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? लेन रुक्सू ने गुवान यूलाई की ओर देखने तक की जहमत नहीं उठाई। उसने सीधे उस अजीब शख्स फ्रीक ये चैन को एक सीट पर बिठाया और आराम से उसकी बाहों में झुक गई। महिला व्यू आदमी, यह आदमी कौन है? गुवान यूलाई ने ईर्ष्या के साथ पूछा जब उसने देखा कि जिस महिला को वह पसंद करता था वह वास्तव में दूसरे पुरुष का सहारा ले रही थी। सुंदरी को उसने छीना था तो जाहिर है कि वह उसकी थी। कोई दूसरा आदमी उसका फायदा कैसे उठा सकता था? लुक ऑफ ट्रायम्फ, मेरे मंगेतर। लेन रुक्सू ने थोड़े उकसावे वाले अंदाज में उस शख्स के खूबसूरत चेहरे को चूमा और फिर गुवान यूलाई से कहा, चुंबन का चिन्ह, लानत है, मैंने तुम्हें छीना है। तुम किसी दूसरे आदमी को कैसे चूम सकती हो? गुवान यूलाई गुस्से से फटने ही वाला था। वह तुरंत उछला और गुस्से में ऐसे दहाड़ा जैसे उसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। वेरी कैट फेस, वह कोई दूसरा आदमी नहीं है, वह मेरा आदमी है। लेन रुक्सू ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी और आनंदित चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हारा इकलौता आदमी हूँ, मुझे उसे मारना ही होगा, गुवान यूलाई ने जलन के साथ कहा। उसने अपनी अंगूठी से एक हथियार निकाला, उसमें अपनी मामूली रहस्यमयी ऊर्जा मिस्टिक एनर्जी भरी और सीधे उस शख्स पर वार किया। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, उस शख्स फ्रीक ने जल्दी से कहा और उसने ये ज़ुए को गले लगाते हुए आसानी से हमले को चकमा दे दिया।
हैंड वेविंग। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने आखिरी शब्द कहने का मौका दूंगा, गुवान यूलाई ने बहुत दयालुता से कहा, क्योंकि उसकी नजरों में वह शख्स पहले ही मर चुका था। खोपड़ी, तुम मुझे नहीं मार सकते, उस शख्स ने दो टूक कहा। मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? गुवान यूलाई ने हैरानी से पूछा। क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो एक्सयू यह तुमसे नफरत करेगी। इसके अलावा तुमने पहले एक्सयू ये को छीना और फिर उसी समय मुझे भी छीन लिया। क्या तुम अब गैर जिम्मेदार बनना चाहते हो? उस शख्स ने याद दिलाते हुए सहज भाव से कहा। मुझे कौन सी जिम्मेदारी उठानी चाहिए? गुवान यूलाई ने मूर्खों की तरह पूछा। मैं बेकार हूं। मैं अपनी औरत की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए एक्सयू ये को तुमने छीन लिया। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें भी साथ ले आओगे। चूंकि तुमने हमें छीन लिया है, इसलिए अब हम तुम्हारे हैं। बताओ, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमारा खर्च उठाना होगा? उस शख्स ने शरारती मुस्कान के साथ समझाया। स्मक, सही बात है, आपको हमारा खर्च उठाना होगा। यंग मास्टर गुवान यू, आपने कहा था कि अगर हम आपके साथ चलेंगे तो हमें खाने कपड़े की चिंता नहीं करनी होगी। आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। फैंगदा ने जल्दी से हामी भरी। बिल्कुल सही, यंग मास्टर गुवान यू, अब से हम आपके भरोसे हैं। लिन युआन और अन्य लोगों ने भी सहयोग करते हुए कहा। कम से कम तुम लोगों के पास पारखी नजर तो है। इस युवा मास्टर का साथ देने में कोई गलती नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि तुम अब से ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे। उस शख्स और बाकी लोगों की आंखों में अपने लिए भरोसा देखकर गुवान यूलाई थोड़ा हवा में उड़ने लगा। खैर, प्रशंसा पाने का एहसास वाकई बहुत अच्छा था। कूल वन, उस स्थिति में मेरे अधीनस्थों और जानवरों के लिए कुछ खाना लाओ। हम सब भूखे हैं, लिंग रुक्सू ने असंतोष के साथ कहा। उसका खूबसूरत चेहरा शांत और भावनाओं से रहित था। स्टू, हे सुंदरी, कृपया थोड़ा इंतजार करें। जल्दी जाओ और सुंदरी और बाकी लोगों के लिए कुछ खाना लाओ। गुवान यूलाई ने अपने गार्डों को आदेश दिया और लिंग रुक्सू की ओर कामुक चेहरे के साथ देखा। जी, गार्ड ने जल्दी से जवाब दिया और अपने मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उफ, एक सुंदरी की ताकत कितनी महान होती है। युवा मास्टर इतने मिलनसार कब से हो गए। हालांकि उसे चाहे जो भी हो, इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम आज्ञाकारी बनकर करना ही था। सुंदरी, यहाँ कुछ दिनों तक कष्ट सह लो। मैं कुछ ही दिनों में तुमसे उपपत्नी कॉन्क्यूबाइन के रूप में शादी करूंगा, गुवान यूलाई ने उम्मीद के साथ कहा, और वह फिर से अपने मन में खुशी खुशी सपने देखने लगा। अंगूठी, उपपत्नी, मैं उपपत्नी नहीं बनूंगी, लिंग रुक्सू ने शांति से कहा। वह औरतें जिनसे वह अपने दोनों जन्मों में सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वे मिस्ट्रेस थीं, तो वह किसी भी आदमी के लिए उपपत्नी कैसे बन सकती थी? नो एंट्री साइन। सुंदरी, क्या तुम असली पत्नी बनना चाहती हो? लेकिन इसमें मेरी आखिरी बात नहीं चलती। ऐसा करते हैं, पहले मुझसे शादी कर लो, और जब मैं असली पत्नी से शादी कर लूंगा तो मैं तुम्हें दूसरी पत्नी के रूप में रख लूंगा। चिंता मत करो, चाहे मेरी कितनी भी औरतें हों, तुम वही होगी जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करूंगा, गुवान यूलाई ने स्नेह से भरे चेहरे के साथ कहा। उसे एहसास नहीं था कि उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति आसपास के लोगों के लिए कितनी घिनौनी थी। मैं इकलौती औरत हूं जिससे तुम शादी कर सकते हो, वरना। लिंग रुक्सू ने पहले उस शख्स फ्रीक की ओर देखा, फिर गुवान यूलाई की ओर, लेकिन वह जानबूझकर मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। स्मक, वरना क्या? गुवान यूलाई का दिल कांप उठा और उसने सावधानी से पूछा। साथ ही वह मन ही मन खुद को दिलासा देता रहा। कोई बात नहीं, सभी सुंदरियों का अपना एक मिजाज होता है, वरना क्या वे लकड़ी का टुकड़ा नहीं होंगी? और उससे मिजाज वाली औरतें पसंद थीं। धक धक करता दिल, वरना मैं उसे नपुंसक कैस्ट्रेट बना दूंगी और उसे इस लायक नहीं छोड़ूंगी कि वह अपने जीवन में किसी भी औरत को छू सके, लिंग रुक्सू ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा। उसकी खूबसूरत नजरों ने धीरे से गुवान यूलाई के पेट के निचले हिस्से की ओर देखा। लिंग रुक्सू की नजर पड़ते ही गुवान यूलाई का पूरा शरीर कांप उठा और उसने अनजाने में अपने अनमोल अंग को हाथ से ढंक लिया। उफ, वह नपुंसक नहीं बन सकता था। वह मौज मस्ती के लिए अभी भी इसी खजाने के भरोसे था। अगर यह टूट गया तो वह अपनी बाकी जिंदगी क्या करेगा? मिजाज वाली सुंदरी वाकई बहुत डरावनी थी। फेयरफुल फेस, टपकता पसीना। सुंदरी, फिलहाल तुम यहीं रुको, मुझे अभी कुछ काम है, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर गुवान यूलाई बेहद अस्त व्यस्त हालत में लुढ़कते पुढ़ते आंगन से बाहर भाग गया। हालांकि बाहर निकलने के बाद भी वह अपने गार्डों को उन पर नजर रखने का निर्देश देना नहीं भूला। उफ,
सुंदरी थोड़ी उग्र फियर्स हो सकती है, लेकिन आखिरकार वह एक दुर्लभ सुंदरी थी। इतना तो माफ किया जा सकता था। रनिंग डैश जुए, तुम बहुत शरारती हो। तुम उसे कैसे देख सकती हो? गुवान यूलाई के जाने के बाद उस शख्स फ्रीक ये चेंट ने शिकायत भरे लहजे में कहा। वरीड, मैंने क्या देखा? लेन रुक्सू ने मासूम बनने का नाटक किया। अब किसी दूसरे मर्द के शरीर को मत देखना। तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर देखने की अनुमति है, उस शख्स ने दबंगई से कहा। लुक ऑफ ट्रायम्फ, मैंने नहीं देखा। लेन रुक्सू नाटक करती रही कि उसने कुछ नहीं देखा। उसने तो गुवान यूलाई को डराने के लिए बस एक सरसरी नजर डाली थी। वह गिनती में नहीं आता। सी नो इवल, मिस, वह गुवान यूलाई कितना डरपोक है। फिर भी उसने एक मासूम महिला को लूटने की हिम्मत की। ये वाकई में अविश्वसनीय है, फैंगडा ने हैरानी से कहा। मिस ने एक ही वाक्य से गुवान यूलाई की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। फिर उसमें किसी महिला को छीनने की हिम्मत कहां से आए? हो सकता है कि गुवान यूलाई बाघ की खाल ओढ़कर दूसरों की ताकत का फायदा उठाकर रौब झाड़ रहा हो, या कोई पर्दे के पीछे से उसकी गलतियों को सुधार रहा हो, लेन रुक्सू ने विश्लेषण किया। गुवान यूलाई अपने परिवार के इलाके में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी उसे उसके घर में चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था, और इसी वजह से उसका स्वभाव इतना बेलगाम हो गया था। हालांकि वह आदमी वाकई काफी डरपोक था, इसलिए उसे शक था कि कोई उसे पीछे से शह दे रहा है। मिस, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? फैंगडा ने उत्सुकता और उम्मीद भरी नजरों से पूछा। हे, फिर से कुछ होने वाला है। वह बहुत उत्साहित था। तुम लोग ही थे जिन्होंने उसे मुझे छीनने के लिए उकसाया था। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेन रुक्सू ने बनावटी दुख के साथ कहा, उसका खूबसूरत चेहरा कड़वाहट से भरा था। उफ, फैंगडा और बाकी लोगों ने वास्तव में उसे बाघ की मांद में भेज दिया था। हालांकि वह खुद भी आना चाहती थी। क्राइंग, मिस, हमने यह आपके लिए ही किया था। गुवान यू परिवार खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आया। ये कितना अच्छा मौका है। अगर हम इसे सही से नहीं भुनाते तो ये बहुत अफसोस की बात होती। फैंगडा ने बड़ी चतुराई से फुसलाते हुए कहा। उसे पता था कि मिस के पास निश्चित रूप से कोई योजना है, लेकिन मिस उसे बताने से इनकार कर रही थी। फैंगडा, तुम वाकई बातें बनाने में माहिर होते जा रहे हो। इनाम के तौर पर तुम यहाँ जो चाहो खा पी सकते हो। औपचारिकता की जरूरत नहीं है। गुवान यू परिवार के पास जो कुछ भी है वह पैसा ही तो है, लेन रुक्सू ने ऐसे हल्के अंदाज में कहा जैसे वह खुद गुवान यू परिवार की मालकिन हो। नेल पॉलिश फ्लाइंग मनी, मिस, आप चिंता न करें। हम निश्चित रूप से सब कुछ पूरा करेंगे, फैंगडा ने तुरंत वादा किया। बस खाना ही तो है। इसमें क्या मुश्किल है? हालांकि 2 दिनों तक खाने के बाद वह ऐसा नहीं सोचेगा। चिकन का पैर, यमी फेस। हाँ, बहुत अच्छे। तुम्हारा मिशन खाना है। जहां तक मेरा और इस शख्स का सवाल है, हमें गुवान यू परिवार का अच्छे से मुआयना करना होगा। अफसोस, चूंकि हम यहाँ एक बार आ ही गए हैं तो हम कोई कसर नहीं छोड़ सकते। पता नहीं हम दोबारा कब आ पाएं, लेन रुक्सू ने गहरी भावनाओं के साथ कहा। उसने सुना था कि गुवान यू परिवार की दहलीज काफी ऊंची है, इसलिए उसे इस अवसर का फायदा उठाना ही था। 1 हम सैर पर कब जा रहे हैं? उस शख्स ने उम्मीद के साथ पूछा। जो लोग उन्हें नहीं जानते वे उसकी बेताबी देखकर यही सोचेंगे कि वह गुवान यू परिवार का बहुत बड़ा प्रशंसक है। बेशक रात में, दिन में बहुत लोग होते हैं, मुझे वह पसंद नहीं है, लेन रुक्सू ने सहज भाव से कहा। हंसिया चांद, अभी तो बहुत जल्दी है। अब हमें क्या करना चाहिए? उस शख्स ने आसमान की ओर देखा। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी। चलो दोपहर की नींद नैप लेते हैं। लेन रुक्सू ने बात खत्म कर उस शख्स को उस धूल भरे कमरे में खींच लिया। स्लीपिंग निद्रालु, अभी दोपहर भी नहीं हुई और मिस दोपहर की नींद ले रही हैं। लिन युआन खुद से बुदबुदाने लगा। नो माउथ फेस, चटाक। लिन युआन के सिर पर एक चपत पड़ी। टक्कर, क्या हमारी मिस दूसरों जैसी हो सकती हैं? वह जब चाहे तब दोपहर की नींद ले सकती हैं, फैंगडा ने अधिकार से कहा। ओह, मुझे पता है। लिन युआन ने अपने दर्द करते सिर को सहलाया, मुंह बनाया और दुखी होकर कहा। उफ, कैप्टन के बिना मिस दूसरों को परेशान कर रही थी। वह वाकई बहुत शरारती थी। टायर्ड, शूश, खाना पहुंचाने वाला आ गया है। फैंगडा ने दूर से कदमों की आहट सुनी और जल्दी से कहा। यह सुनकर सब तुरंत शांत हो गए। कुछ मिनटों बाद गुवान यूलाई का गार्ड आंगन में आया, अपनी अंगूठी स्टोरेज रिंग से खाना निकाला और आंगन की पत्थर की मेज पर रख दिया। फिर वह जाने की तैयारी करने लगा। उफ,
ये जगह वाकई बहुत जर्जर थी। यहाँ कोई पहरा देने को तैयार नहीं था, इसलिए युवा मास्टर के आदेश के बावजूद वे इन लोगों पर नजर रखने के लिए दूर ही छिपे रहते थे। रुको, जब फैंग दा ने देखा कि गार्ड खिसकना चाहते हैं तो उसने जल्दी से टोक दिया। अब और क्या है? एक गार्ड ने चिढ़कर पूछा। एंग्री, हे, तुम्हारे युवा मास्टर ने कहा था कि वह चाहते हैं कि तुम हमारी अच्छी सेवा करो। तुम्हारा ये बर्ताव क्या है? फैंग दा बिना बात के दहाड़ा। लिन युआन और बाकी लोगों ने भी कैप्टन का दबदबा बढ़ाने के लिए उसे चारों ओर से घेर लिया। लुक ऑफ ट्रायम्फ फायर, मुझे माफ करें, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या कुछ और चाहिए? दूसरे गार्ड ने बहुत विनम्रता से पूछा और पहले वाले गार्ड को शांत रहने का इशारा किया। उफ, इन लोगों को बहुत गलतफहमी थी। उन्हें लगा कि उनकी यंग मिस की किस्मत चमकने वाली है, इसलिए वे उन पर चिल्ला रहे थे। भले ही युवा मास्टर ने स्पष्ट रूप से इन लोगों की सेवा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन गार्ड अच्छी तरह जानता था कि अगर उन्होंने इन लोगों को नजरअंदाज किया और वह सुंदरी नाराज हो गई, तो युवा मास्टर उन्हें पिलो टॉक मीठी बातों के असर में शहर के बाहर मच्छरों को खिलाने भेज देंगे। इसलिए उसकी फैंग दा और दूसरों को नाराज करने की हिम्मत नहीं हुई। टपकता पसीना, इस बड़े भाई गार्ड का व्यवहार अच्छा है, इससे कुछ सीखो। फैंग दा ने संतोष के साथ सिर हिलाया और फिर पहले वाले गार्ड को धमकी भरे अंदाज में कहा। कूल, वैसे ये खाना बहुत कम है, ये हमारे लिए काफी नहीं है। फैंग दा ने अपना रौब दिखाने के बाद विनम्र गार्ड से कहा। ये काफी नहीं है, आपकी भूख कितनी बड़ी है? विनम्र गार्ड ने अविश्वास में अपनी आंखें फाड़ ली। अस्टोनिश्ड फेस, हम बहुत सारे लोग हैं। फैंग दा ने शर्मिंदा होते हुए कहा। फ्लश्ड, ये पर्याप्त है, हमने आपकी संख्या के अनुसार ही तैयार किया है, विनम्र गार्ड ने बहुत धैर्य से समझाया। उफ, क्या किया जा सकता था? उसके पास एक बला की खूबसूरत यंग मिस जो थी। वेरी, लेकिन हमारे पास बहुत सारे जानवर बीस्ट्स भी हैं। हमारा पेट तो भर जाएगा, पर हम अपने जानवरों को अकेला नहीं छोड़ सकते। फैंग दा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे का मिलनसार भाव उसके अभी के उग्र रूप से बिल्कुल अलग था। स्माइल पंजा, तुम्हारे पास कितने जानवर बीस्ट्स हैं? थोड़े मिलनसार गार्ड ने पूछा। बहुत सारे, लगभग 1000 जानवरों की भूख के हिसाब से तैयारी करो, फैंग दा ने कुछ सोचकर कहा, क्योंकि उसने कमरे से सिल्वर विंग का छोटा सा रोएदार सिर बाहर झांकते हुए देख लिया था। क्या मिस ने अपने सभी जानवरों को आजाद कर दिया है? भेड़िया का चेहरा। 1000। फैंग दा की बात सुनकर गार्डों ने अपना आपा खो दिया और अपने माथे का पसीना पोंछने लगे। वे मन ही मन बड़बड़ाने लगे, यह इतना डरावना नहीं होना चाहिए। उन्हें यकीन नहीं था कि इन 30 से ज्यादा लोगों के पास इतने सारे जानवर होंगे। ये कैसे संभव है? कोई भी जानता था कि जानवरों के साथ अनुबंध कंट्रैक्ट करना आसान नहीं है, खासकर उच्च स्तरीय जानवरों के साथ। उन्हें पाना और भी कठिन था, इसलिए 1000 जानवरों के शानदार दृश्य की कल्पना करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। रस्ट फेस, टपकता पसीना, सिल्वर विंग्स, शर्माओ मत, बाहर आओ और लोगों से मिलो। फैंग दा जानता था कि वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उसने सीधे कमरे के अंदर चिल्लाकर आवाज दी। ओह! सिल्वर विंग्स अपने अधीनस्थों के साथ शान से घर से बाहर निकला जब उसने फैंग दा की पुकार सुनी। हे, मिस ने उन्हें बाहर आकर हवा खाने के लिए कहा था। कूल भेड़िया का चेहरा, ये तो सिल्वर भेड़ियों का झुंड है। मौजूद गार्ड इतने डर गए कि एक साथ कम से कम 1000 छोटे सिल्वर भेड़ियों को देखकर उनके पसीने छूट गए। उफ, सिल्वर भेड़ियों का झुंड, हे भगवान, ये वाकई बहुत भयानक था। वे शायद एक अकेले सिल्वर भेड़िए को गंभीरता से न लें, लेकिन वे भेड़ियों के एक समूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिल्वर भेड़ियों के झुंड का सामूहिक हमला वाकई बहुत शक्तिशाली होता था। फेयरफुल फेस अमावस्या, हाँ, सिल्वर विंग्स इन भेड़ियों का राजा है। इसके अधीनस्थ स्वाभाविक रूप से मिस के साथ चलते हैं, क्योंकि हमारी मिस ने इसके साथ अनुबंध किया है। हे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना? बड़े भाई गार्ड, जल्दी से इनके लिए खाना तैयार करो। फैंग दा ने खुशी भरी मुस्कान के साथ कहा। जी, हम अभी जाकर तैयारी करते हैं, गार्डों ने जल्दी से जवाब दिया। हजारों सिल्वर भेड़ियों की उग्र नजरों के नीचे उनकी जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई और उनके पैर थोड़े कांप रहे थे। फिर भी उन्होंने इन खूंखार मांसाहारियों के लिए भोजन तैयार करने के लिए खुद को आंगन से बाहर धकेला। उफ, क्या पागल समूह है! ये पहली बार था जब उन्होंने सुना कि भेड़ियों के राजा के साथ अनुबंध करने से पूरा झुंड मुफ्त का खाना खाने आ जाता है। रनिंग डैश, सिल्वर विंग्स, लगता है तुम्हारा ही सबसे ज्यादा खौफ है। देखो वे कितने डरे हुए हैं। हाँ,
फैंग दा अपनी हंसी नहीं रोक सका जब उसने गार्डों को गुवान यूलाई की तरह डर के मारे आंगन से भागते देखा। बेशक हम अभी उतने शक्तिशाली नहीं हो सकते, लेकिन सिल्वर भेड़ियों के झुंड की ताकत ऐसी है कि अगर आईसी भी हमें सबक सिखाना चाहे तो उसे सावधानी से सोचना पड़ेगा। सिल्वर विंग्स ने बहुत गर्व से कहा, उसका छोटा रोएदार चेहरा अकड़ से भरा था जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। भेड़िया का चेहरा वन लुक ऑफ ट्रायम्फ। हे और फंग जान के बारे में क्या ख्याल है? फैंग दा ने उत्सुकता से पूछा। वह पंखों वाला है, हम उनके साथ नहीं लड़ेंगे, सिल्वर विंग्स ने डरते हुए कहा। उफ, मास्टर के जानवरों के बीच वह छोटा लाल पक्षी फैंगवैंग उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि वह आग उगल सकता था और उसके पास भी अधीनस्थों का एक बड़ा समूह था। वे उससे पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। फायर पंछी, हाँ, सिल्वर विंग्स की बात सुनकर फैंग दा दिल खोलकर हंसा। उसकी मिस के जानवर वाकई बहुत प्यारे थे और वे अपनी सीमाओं को अच्छी तरह जानते थे। टीयर्स ऑफ जॉय। जैसे ही इंसान और जानवर बातें कर रहे थे, खाना लेने गए गार्ड वापस आ गए। जब गार्डों ने सिल्वर भेड़ियों के सामने खाना रखा तो भेड़ियों ने अंगूठी के अंदर मौजूद खाने की तरफ देखा तक नहीं। उन सब ने तिरस्कार के साथ अपने सिर घुमा लिए। अनअम्यूज्ड, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे? एक गार्ड ने पूछे बिना नहीं रहा। लानत है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें ये कूड़ा खाना खिलाओ। क्या तुम कुत्तों को खाना खिला रहे हो? तेज तर्रार स्वभाव वाले एक सिल्वर भेड़िए ने गुस्से में दहाड़ मारी। क्रोध भेड़िया का चेहरा, वो हमारे कुलपिता पेट्रियार्क के जानवर भी यही खाते हैं। गार्ड ने डर के मारे अपने माथे का पसीना पोंछा और फुसफुसाते हुए कहा, उफ, ये खाना गुवान यू परिवार द्वारा जानवरों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। वे इससे संतुष्ट कैसे नहीं हो सकते? गार्ड को समझ नहीं आ रहा था। कुलपिता और बुजुर्गों के जानवर इसे चाव से खाते थे, लेकिन ये लोग संतुष्ट ही नहीं थे। रश्ड फेस, तो क्या हुआ? हम ऐसा घटिया खाना नहीं खाएंगे। जल्दी करो और इसे फेंक दो, सिल्वर विंग्स ने भी कहा। एक शीर्ष परिवार वास्तव में जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। ये बहुत ज्यादा है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। फेंक दें, हम इसे नहीं फेंक सकते, एक गार्ड ने सदमे में कहा। ये जानवर वाकई सेवा करने में बहुत कठिन थे। खाना जाहिर तौर पर बहुत अच्छा था। क्या वे जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे थे? क्यों नहीं फेंक सकते? सिल्वर विंग्स ने अपनी खूबसूरत चांदी जैसी आंखें असंतोष में फाड़कर पूछा। हमने अभी तक अपने जानवरों को खाना नहीं खिलाया है। अगर हम इसे फेंक देंगे तो ये बर्बादी होगी, गार्ड ने जल्दी से कहा। अगर दूसरों को पता चला कि उन्होंने हवेली के जानवरों का सारा खाना फेंक दिया है तो उनका अंत बहुत बुरा होगा। आखिर वे ये खाना चुपके से लाए थे। ओह, तो फिर अपने जानवरों को खिला दो, सिल्वर विंग्स ने उदारता से कहा। जी। गार्डों ने खुद को संभाला और अपने जानवरों को बुलाया। गार्डों के जानवर उच्च स्तर के नहीं थे। बाहर आने के बाद उन्होंने खूंखार सिल्वर भेड़ियों को देखा और इतने डर गए कि हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। सिल्वर भेड़ियों के सामने खाना तो दूर की बात थी। फेयरफुल पंजा, डरो मत, जल्दी से यह खाना खत्म करो, वरना अपने मालिक से कहो कि इन चीजों को फेंक दे, सिल्वर विंग्स ने मुस्कान के साथ कहा। मन ही मन वह इन डरपोक जानवरों को तुच्छ समझ रहा था। जी, उन कुछ जानवरों ने कांपती आवाजों में जवाब दिया। फिर वे अपने कमजोर चारों पैरों से खाने की ओर बढ़े और बहुत धीरे धीरे उसे खाने लगे। कुत्ता, बड़े निवाले खाओ, क्या तुम नर मेल जानवर हो? तुम बहुत शर्मनाक हो। नन्हे सिल्वर मेपल ने उनके शिष्टाचार वाले तरीके को देखा और बहुत नाखुशी से डांटा। लुक ऑफ ट्रायम्फ, क्रोध। जी, कुछ जानवरों ने जवाब दिया और फिर दिल खोलकर खाना शुरू कर दिया। यहां तक कि मादा जानवर भी वैसी ही थी। उफ, वे कहना चाहते थे कि वे कोई भूखड़ नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। पंजा, ये हुई ना बात, फैंग ने संतोष के साथ सिर हिलाया। हाँ, नन्हे फैंग, तुम तो दिन ब दिन बिल्कुल भेड़ियों के राजा की तरह होते जा रहे हो। फैंग दा खुद को फैंग को गले लगाने से नहीं रोक सका और भावुक होकर आह भरी। हे, उस समय मिस के साथ संबंध बनने का कारण भी ये सिल्वर भेड़िए ही थे। भेड़िया का चेहरा, बेशक, बड़ी बहन मिस अक्सर कहती हैं कि तुम्हें दूसरों से हारना नहीं चाहिए। भले ही सामने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अपनी आभा और रग के मामले में तुम कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। हे, फैंग ने गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा। लेन रुक्सू के लिए उसका सम्मान उफनती नदी की तरह था जो अंतहीन बहती रहती थी। वन लहर, हाँ, फैंग दा ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने सुस्त खड़े गार्डों को आदेश दिया, जाओ और कुछ स्वादिष्ट खाना लाओ।
याद रखना, ये सिल्वर भेड़िए वही खाएंगे जो तुम्हारे कुलपिता पेट्रियार्क खाते हैं। हैमबर्गर। गार्ड अभी भी स्तब्ध थे। उफ, इन सिल्वर भेड़ियों के साथ तो बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। वे वास्तव में कुलपिता की तरह खाना चाहते थे। अस्टोनिश्ड फेस। क्या कोई समस्या है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी यंग मिस जो कुछ भी खाती है, उनके जानवर भी उनके साथ वही खाते हैं। गुवान यू परिवार बाउंडरलेस हेवन कॉन्टिनेंट का एक शीर्ष परिवार है। अगर तुम कुछ जानवरों का खर्च भी नहीं उठा सकते तो कृपया गुवान यूलाई से कह दो कि हमारी यंग मिस के बारे में सोचना छोड़ दे, फैंगडा ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। लुक ऑफ ट्रायम्फ क्रोध। गार्डों ने बेबस होकर एक दूसरे की ओर देखा और किसी ने कुछ नहीं कहा। उफ, उनकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वे युवा मास्टर से यह कहें। अगर युवा मास्टर को पता चला तो उन्हें सीधे शहर के बाहर मच्छरों को खिलाने भेज दिया जाएगा। रश्ड फेस। कृपया एक पल इंतजार करें, हम कुछ खाना लेने जाते हैं, एक गार्ड ने लाचारी से कहा। उफ, ये लोग वाकई बहुत ज्यादा कर रहे थे। टपकता पसीना। ठीक है, जल्दी जाओ, फैंगडा ने टोकते हुए कहा। जी। गार्डों ने एक साथ सिर हिलाया और फिर वहां से भाग निकले। रनिंग डैश। वे काफी जल्दी खिसक गए, फैंगडा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपनी नजर उन कुछ जानवरों पर डाली जो खाने के साथ संघर्ष कर रहे थे। वह वाकई सोच रहा था कि क्या ये जानवर इतना सारा खाना खत्म कर पाएंगे। ऊपर से सिल्वर विंग्स उन्हें लगातार मजबूर कर रहा था। हे, तुम्हें ये सारा खाना खाना ही होगा। सिल्वर विंग्स ने उन कुछ डरे हुए जानवरों को आदेश दिया। भेड़िया का चेहरा क्रोध। मैं अब और नहीं खा सकता, एक जानवर ने, जिसका पेट फटने वाला था, बड़ी हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा। तुम्हें अभी और खाना होगा। देखो तुम कितने दुबले हो, तुम थोड़ा और क्यों नहीं खा सकते? सिल्वर विंग्स ने दिखावटी चिंता के साथ कहा। मैं सच में अब और नहीं खा सकता। वह जानवर अपनी आंखों में आंसू भरकर सुबकने लगा। उफ, वह खाना खाकर मरने वाला पहला जानवर नहीं बनना चाहता था। लाउडली क्राइंग गोली। ओह, तो फिर पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर बाद में खाना जारी रखना। सिल्वर विंग्स ने कुछ सोचकर कहा। हे, क्या यह एक अच्छा विचार था? वह बहुत घमंडी महसूस कर रहा था। स्मर्क। सिल्वर विंग्स की बात सुनकर वह बेचारा जानवर, जो ठूस ठूस कर खाए जाने के कारण फटने ही वाला था, डर के मारे अपनी आंखें घुमाने लगा। उसने अपने चारों खुर झटके और बेहोश हो गया। डिजी निद्रालु। इसकी मानसिक सहन शक्ति वाकई बहुत कम है। ये तो बस इसे कुछ खिलाना ही था। क्या ऐसा करने की जरूरत थी? सिल्वर विंग्स ने शिकायत की। उफ, उसे अभी पर्याप्त मजा नहीं आया था। एक खिलौना इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो सकता है? ये सोचकर उसने कहीं से एक गोली पिल निकाली, जानवर का मुंह खोला और गोली अंदर डाल दी। गोली भेड़िया का चेहरा। कुछ मिनटों बाद। सिल्वर विंग्स, तुमने इसे क्या खिलाया? यह अभी तक होश में क्यों नहीं आया? जानवर को तुरंत होश में न आते देख फैंगडा ने उत्सुकता से पूछा। हे, ये दवा है जो इसे खाना पचाने में मदद कर सकती है। मैं कितना दयालु हूँ, है ना? सिल्वर विंग्स ने गर्व से कहा, उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे कह रहा हो, मेरी तारीफ करो। कूल वन। फैंगडा अवाक रह गया। खाना पचाने में मदद करने वाली दवा, क्या वह पेट साफ करने वाली नहीं थी? सिल्वर विंग्स वाकई बेरहम था। मिस द्वारा बनाई गई दवा में असाधारण शक्ति होती थी। अफसोस, अब उसे इस बेहोश जानवर पर थोड़ी दया आ रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल टॉयलेट। अगर किसी और को भी पेट भरा हुआ महसूस हो रहा हो तो मुझे बताओ। मेरे पास गोलियां हैं जो तुम्हें पचाने में मदद कर सकती हैं। इसे खाने के बाद तुम्हें भारीपन महसूस नहीं होगा। सिल्वर विंग्स ने उन अन्य जानवरों से मुस्कुराते हुए कहा जो अभी भी खाने से जूझ रहे थे। स्माइल गोली। इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन कुछ जानवरों ने जल्दी से कहा। उफ, इस भेड़ियों के राजा के इरादे निश्चित रूप से अच्छे नहीं थे, इसलिए वे दवा खाने के बजाय ज्यादा खाने से मरना पसंद करेंगे। फेयरफुल फेस। ओह, तो फिर जल्दी से खाओ, अभी बहुत सारा खाना बचा है। सिल्वर विंग्स ने बिना गुस्सा हुए कहा। उसकी नेकदिली को शायद जानवरों ने गलत समझ लिया था, लेकिन बड़े लोग बुरा नहीं मानते। वह इन जानवरों के साथ बहस नहीं करेगा। भेड़िया का चेहरा चाय की प्याली। जी। जानवरों ने अपना सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं की और बस अपने सामने रखे खाने में मुंह दबा लिया। इसी समय बेहोश जानवर जाग गया और उसे स्पष्ट रूप से बेचैनी महसूस हुई। वह बिना सोचे समझे सीधे गुवान यू परिवार के कच्चे शौचालय स्ट्रॉ हट की ओर भागा। रनिंग डैश टॉयलेट। देखो ये रफ्तार, मिस की गोलियां कितनी उपयोगी हैं। सिल्वर विंग्स ने तारीफ की, उसका छोटा रोएदार चेहरा एक शरारती मुस्कान से भरा था।
स्माइल विद हॉर्न्स। उसी समय कुलपिता और बुजुर्गों का खाना चुराने गए गार्ड वापस आ गए। उन्होंने चोरी छिपे अंगूठी से खाना निकाला और सिल्वर भेड़ियों के सामने रख दिया और जल्दी से कहा, जल्दी खाओ, हमें ये खाना लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। स्टू, हे, तुमने कड़ी मेहनत की है, फैंग दा ने मुस्कान के साथ कहा। उसने उन चीजों पर एक नजर डाली और मन ही मन तारीफ किए बिना नहीं रह सका। कुलपिता जो खाना खाते थे वह वाकई बहुत अच्छा था। यमी फेस 1। अफसोस, तुम्हारे कुलपिता वाकई ज्यादा नहीं खाते। खैर छोड़ो, चलो खाते हैं। सिल्वर विंग्स ने अपने पंजों से एक मछली उठाए और नाखुशी से कहने से पहले उसका स्वाद चखा। एक खास जानवर सिल्वर विंग्स की राय जाहिर तौर पर फैंगदा से अलग थी। मछली भेड़िया का चेहरा अनअम्यूज्ड। सिल्वर विंग्स की बातों ने गार्डों को लगभग खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया। लानत है, कुलपिता अच्छा खाना नहीं खाते, तो फिर कौन अच्छा खाता है? वे अपने मन में कोसने लगे। उफ, जिस खाने को पाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी उसे फिर से तुच्छ समझा गया। अब वे सच में जानना चाहते थे कि ये सिल्वर भेड़िए आमतौर पर क्या खाते हैं। वे सब इतने नखरेबाज क्यों थे? लुक ऑफ ट्रायम्फ। हाँ, बड़े भाई गार्ड, हमारे लिए खाना तैयार करना आपके लिए भी काफी थका देने वाला काम है। चलिए साथ मिलकर खाते हैं। फैंग दा मुस्कुराया और बात संभालने की कोशिश की। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे सही समय पर रुक जाना चाहिए। उसे पता था कि वह इन गार्डों को बहुत ज्यादा सदमा नहीं दे सकता, वरना फिर मजा नहीं आएगा। स्माइल, तो फिर हम औपचारिकता नहीं करेंगे। गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में थोड़ा इशारा किया। उफ, उन्होंने ये खाना पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अगर कुलपिता, पेट्रियार्क और बुजुर्गों को पता चला तो वे निश्चित रूप से उन्हें कड़ी सजा देंगे। सजा तो वैसे भी मिलनी ही है, तो क्यों न अभी भरपेट खा लिया जाए, वरना वे कितने ठगे हुए महसूस करेंगे। फ्लाइंग मनी, अरे स्वागत है, चलिए साथ मिलकर खाते हैं। फैंग दा और अन्य लोग बहुत मेहमाननवाज थे। उन्हें खाना खिलाने में बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि यह खाना उनका था ही नहीं। गार्डों ने सिर हिलाया और फिर बैठने के लिए अपनी अपनी जगह ढूंढ ली। उफ, उन्हें सबूत मिटाना था। वे किसी को भी यह खाना नहीं ढूंढने दे सकते थे, वरना परिणाम बहुत गंभीर होंगे। बस इसी तरह गार्ड फैंग दा और बाकी लोगों के साथ मिल गए। उन्होंने साथ में खाया पिया और खुशी खुशी गप्पे मारी। वह अर्थ बीस्ट जिसने पाचन वाली दवा खाई थी, पूरे दिन शौचालय में ही रहा जब तक कि उसके मालिक ने उसे ढूंढ नहीं लिया। उसके बाद ही वह बेहोश अर्थ बीस्ट को वापस ले जा सका। टॉयलेट डिजी फॉलन प्लम गार्डन में वो परिवार के कुलपिता वू कियान र के कमरे में लगातार चक्कर काट रहे थे। वे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े महसूस कर रहे थे। इसके अलावा वे धीरे धीरे बड़बड़ा रहे थे, लानत है, दूसरा बटलर, सेकंड बटलर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? एंग्री पद चिन्ह। मालिक, दूसरा बटलर काफी समय से अल्केमिस्ट एसोसिएशन गया हुआ है, उसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। आप चिंता न करें, दासी ने खुद को संभालते हुए उन्हें दिलासा दिया। लगभग 1 दिन हो गया है। क्या एक गोली पिल बनाने में इतना समय लगता है? वो परिवार के कुलपिता ने बहुत नाखुशी से कहा। लुक ऑफ ट्रायम्फ। कुलपिता, मैं वापस आ गया हूँ। कमरे के बाहर से दूसरे बटलर की आवाज आई। कुलपिता, दूसरा बटलर आखिरकार वापस आ गया, दासी ने खुशी से कहा। उफ, अब उसे और चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये बहुत अच्छा था। वह कल से ही घबराई हुई थी क्योंकि मिस और कुलपिता चलते फिरते टाइम बम की तरह थे। बम हरे, कुलपिता, दूसरे बटलर ने बेचैनी से दरवाजा धकेला और बड़े गर्व के साथ चिल्लाया। डोर रनिंग डैश, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? वो परिवार के कुलपिता ने सख्त चेहरे के साथ गुस्से में पूछा। क्या बेकार आदमी है, वह ये छोटी सी चीज भी नहीं कर सका। क्रोध, कुलपिता, जब मैं कल गया था तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन के ग्रैंडमास्टर्स वहां नहीं थे, इसलिए मुझे उनके लौटने का इंतजार करना पड़ा। आज जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैंने तुरंत मिस के लिए गोली बनाने का काम उन्हें सौंप दिया। गोली बनते ही मैं बिना किसी देरी के वापस आ गया। दूसरे बटलर ने जल्दी से सफाई दी। उसे नहीं पता था कि अध्यक्ष निंग ने अपना मन क्यों बदल लिया और उसके लिए स्नेक एक्यूमुलेशन पिल बनाने के लिए एक ग्रैंड मास्टर का इंतजार करने को कहा, लेकिन जब तक उसे गोली मिल गई और वह मिस की चोटों का इलाज कर सकता था, तब तक यह एक सराहनीय काम था। उफ, वह कुलपिता को यह नहीं बता सकता था कि उसने कल अध्यक्ष निंग का अपमान किया था, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। टपकता पसीना। अब वह बहुत खुश था कि कल उसने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाहर इंतजार करने का समझदारी भरा फैसला लिया था।
अफसोस, मेहनत रंग लाए, आखिरकार उसे स्नेक एक्यूमुलेशन पिल मिल ही गई। बेशक ये भी संभव था कि अध्यक्ष निंग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गए हों और ग्रैंडमास्टर भी ठीक उसी वक्त लौट आए हों। वह अपने मन में खुशी खुशी सपने देखने लगा। वन थॉट बलून। ओह दूसरे बटलर, तुमने अच्छा काम किया। मैं तुम्हारे इस योगदान को याद रखूंगा। वो परिवार के कुलपिता ने बटलर की बात सुनकर संतोष के साथ सिर हिलाया। स्माइल। धन्यवाद कुलपिता। दूसरे बटलर ने जल्दी से उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी अंगूठी से स्नेक एक्यूमुलेशन पिल निकालकर कुलपिता को थमा दी। गोली अंगूठी। दूसरे बटलर, तुमने कड़ी मेहनत की है। जाओ और आराम करो। वो परिवार के कुलपिता ने गोली ली और बटलर से कहा। जी, दूसरे बटलर ने जवाब दिया और चला गया। साथ ही उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से कुलपिता ने उसकी बात मान ली, वरना उसे पता नहीं कैसी सजा भुगतनी पड़ती। कितना खतरनाक था। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। कमरे में वो परिवार के कुलपिता ने अपने हाथ में मौजूद काली गोली की ओर देखा जिससे हल्की बदबू आ रही थी। उन्होंने थोड़ा माथा सिकोड़ा, लेकिन फिर भी वह गोली वू कियान र को दे दी। उन्होंने स्नेक एक्यूमुलेशन पिल के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार देख रहे थे। इसलिए जब तक उनकी बेटी ठीक हो सकती थी तब तक गोली का स्वाद अजीब होना कोई बड़ी बात नहीं थी। नाक गोली। कियान र अभी तक जागी क्यों नहीं? थोड़ी देर बाद कुलपिता थोड़े बेचैन होने लगे क्योंकि उनकी लाडली बेटी के जागने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। वास्तव में उन्हें अपनी बेटी की उतनी चिंता नहीं थी। आखिर फ्लावर एप्रिसिएशन फेस्टिवल पुष्प उत्सव शुरू होने वाला था। भले ही वह इंतजार कर सकते थे, लेकिन उत्सव उनकी बेटी के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता था। सैम टाइम वरीड। कुलपिता, चिंता न करें। मिस ने स्नेक एक्यूमुलेशन पिल ले ली है और वे जल्द ही जाग जाएंगी। पास खड़ी दासी को उन्हें सांत्वना देनी पड़ी। इतना समय हो गया है, उसे अब तक जाग जाना चाहिए था, है ना? वो परिवार के कुलपिता ने बेसब्री से कहा। उनका दिल गर्म तवे पर चींटी की तरह दौड़ रहा था। चींटी फायर। जैसे ही वो परिवार के कुलपिता बेचैनी में चक्कर काट रहे थे, वो कियान र ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें वन। पिताजी, क्या मेरी चोटें ठीक हो गई हैं? वो कियान र ने अपनी आंखें खोलने के बाद अविश्वास में पूछा। उसे वास्तव में वह दर्द महसूस नहीं हो रहा था जो उसके फेफड़ों को फाड़ देता था। अस्टोनिश्ड फेस। हाँ कियान र, क्या तुम्हें अब भी दर्द महसूस हो रहा है? वो परिवार के कुलपिता ने सिर हिलाया और बहुत चिंता के साथ पूछा। अब दर्द नहीं होता। वो कियान र ने अपने हाथ को हिलाया और फिर खुशी से कहा। उसे आखिरकार यकीन हो गया कि उसकी चोटें सच में ठीक हो गई थी। बाइसेप्स स्माइल। ऐसा लगता है कि स्नेक एक्यूमुलेशन पिल वाकई उपयोगी है। वो परिवार के कुलपिता भी बहुत खुश थे। हाँ, उनकी बेटी की चोटें ठीक हो गई थी और वह तय कार्यक्रम के अनुसार पुष्प उत्सव में भाग ले सकती थी। अब उस बूढ़े गुवान यूलॉन के पास कहने को कुछ नहीं होगा, है ना? क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी पुष्प उत्सव में भाग लेते ही चैंपियन बन जाएगी। ट्रॉफी कन्फेटी। पिताजी, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे घायल किया है, वो कियान र ने उग्र नजरों के साथ बेरहमी से कहा। छोटा सा भूत क्रोध। हाँ कियान र, चिंता मत करो। पिताजी ने पहले ही गुवान यू परिवार से उन्हें सराय इन से बाहर निकालने के लिए कह दिया है और उन पर नजर रखने के लिए लोग भेजे हैं। तुम उनके साथ जैसा चाहो वैसा सुलूक कर सकती हो। हालांकि अभी सही समय नहीं है। अभी सबसे जरूरी चीज पुष्प उत्सव है। तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त करना होगा, तभी तुम्हें गुवान यू परिवार की यंग मैडम बनने का मौका मिलेगा, समझी? वो परिवार के कुलपिता ने बहुत गंभीरता से याद दिलाया। अफसोस, ये बेटी हर तरह से अच्छी थी लेकिन बहुत जल्दबाज थी। अंगूठी। जी पिताजी, चिंता न करें, मैं समझती हूँ। वो कियान र ने बहुत आज्ञाकारी होने का वादा किया। स्माइल विद ए हेलो। कियान र, अगले 2 दिनों तक अच्छी तरह आराम करो। तुम्हारा मुख्य काम अब स्वास्थ्य लाभ करना और पूरी ताकत के साथ पुष्प उत्सव फ्लावर एप्रिसिएशन मीटिंग की तैयारी करना है। वो परिवार के कुलपिता ने उसे फिर से याद दिलाया। उन्होंने अपनी बेटी को आराम करने का आदेश दिया और फिर निश्चिंत होकर कमरे से बाहर चले गए। 1। वो परिवार के कुलपिता के जाने के बाद वो कियान र उदासी से बिस्तर पर लेट गई। वह लेन रुक्सू और अन्य लोगों से इतनी नफरत करती थी कि अपने दांत पीस रही थी। हालांकि उसने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वह अच्छी तरह जानती थी कि पुष्प उत्सव फ्लावर व्यूइंग कन्वेंशन उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वह अस्थायी रूप से इस अपमान को सह सकती थी।
पुष्प उत्सव समाप्त होने के बाद वह धीरे धीरे उन लोगों से निपटेगी। सांप क्रोध। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात जल्दी ही घिर आई क्योंकि फैंग दा और अन्य लोगों ने जमकर दावत उड़ाई थी। लिंग रुक्सु, वह अजीब शख्स, फ्रीक और एम्प्टी ब्रेसलेट से बाहर निकले और देखा कि फैंग दा, जानवर और गार्ड जमीन पर गहरी नींद में सोए हुए हैं। निद्रालु स्लीपिंग। हे एक्सयू, यह इन्होंने वाकई बहुत ज्यादा खा लिया। एम्प्ट ने जमीन पर बचे हुए खाने को देखा और आह भरी। ठीक है। लिंग रुक्सु ने नशे में धुत सिल्वर भेड़ियों को ब्रेसलेट के अंदर रख दिया। फिर उसने फंगजान को बुलाया और बवंडर तकनीक, टोर्नेडो टेक्निक से सारा कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर दिया। उसने फैंगझान को सबूत मिटाने, भस्म करने का आदेश दिया ताकि गुवानयू परिवार को इसका पता न चले, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि यह खाना कहां से आया है। उसे गार्डों के अंजाम की परवाह नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसके अधीनस्थ मुसीबत खड़ी करें। इसलिए उसने अनजाने में उन गार्डों का भी भला कर दिया। फायर मास्टर, काम हो गया। फैंगझान ने दक्षिणी स्पिरिट फ्लेम, सादर्न स्पिरिट फ्लेम से सारा खाना और बर्तन जलाकर साफ करने के बाद लिंग रुक्सु के कंधे पर बैठकर रिपोर्ट दी। पंछी फायर, ठीक है, चलो सैर पर चलते हैं। लिंग रुक्सु उस शख्स और एम्प्ट की ओर देखकर शैतानी से मुस्कुराए। स्मर्क 1 XU, यह फैंग दा और बाकी लोगों का क्या? उस शख्स ने जमीन पर पड़े फैंग दा और दूसरों को देखा और चिंता से पूछा। उन्हें फिलहाल बाहर ही रहने दो, लिंग रुक्सु ने कुछ सोचकर कहा। फैंग दा और बाकी लोगों को ब्रेसलेट में रखना अभी उचित नहीं था, इसलिए उन्हें थोड़ा कष्ट सहना होगा। स्लीपिंग XU, यह हम कहाँ जा रहे हैं? एम्प्ट ने उत्सुकता से पूछा। बस इधर उधर टहलते हैं और रास्ता पहचानते हैं, लिंग रुक्सु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने लिंग को बुलाया और उन्हें अदृश्य इनविजिबिलिटी स्पेल करने का आदेश दिया। हे वह तमाशा देखना चाहती थी। भूत रनिंग डैश। मास्टर, चलिए उस तरफ चलते हैं, फैंगझान ने सुझाव दिया। वह गुवानयू परिवार की मुख्य हवेली थी। कुलपिता वहीं रहते थे। हे किससे पता कि आज कुलपिता ने खाना खाया है या नहीं? यूरोपीय महल यमी फेस। हाँ, लिंग रुक्सु ने सहमति में सिर हिलाया। वह भी वहां देखना चाहती थी। बात खत्म करने के बाद वे तीनों और दो जानवर मुख्य कमरे की ओर चल दिए। इससे पहले कि वे मुख्य हवेली के आंगन में प्रवेश करते, लिंग रुक्सु और अन्य लोगों को आंगन से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। क्रोध। वे तीनों और दोनों जानवर शैतानी से मुस्कुराए और मुख्य आंगन में बड़े कदम रखते हुए सीधे हॉल के अंदर चले गए। उन्होंने एक रैंडम सीट ढूंढी और बैठ गए, एक अच्छा शो देखने की तैयारी में। मुखौटा। इस समय मुख्य आंगन के बैठक हॉल में, चाहे वह गुवानयू परिवार के कुलपिता हो या बुजुर्ग, वे सभी उदास होकर अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और सुलग रहे थे क्योंकि उनका और उनके जानवरों का सारा खाना गायब हो गया था। उन्होंने लगभग एक दिन से कुछ नहीं खाया था और उनके पेट भूख से गुड़गुड़ा रहे थे। इससे भी ज्यादा गुस्से वाली बात यह थी कि कुलपिता ने जिन लोगों को खाना खरीदने बाहर भेजा था, वे अभी तक वापस नहीं आए थे और पता नहीं वे कहाँ मर गए थे। इसके अलावा उनके खाने को चुराने वाला नन्हा चोर भी नहीं पकड़ा गया था। अफसोस। लुक ऑफ ट्रायम्फ बेंटो, नो एंट्री साइन। मुझे बताओ कि क्या तुम में से किसी को कोई आपत्ति है? हताश गुवानयू लोन गुस्से में दहाड़ा। उन्होंने काफी देर तक चर्चा की थी लेकिन फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। क्रोध। कुलपिता, मुझे लगता है कि हमें अभी भी गार्डों की सुरक्षा बढ़ानी होगी। अचानक चोर कहां से आ गए? और पैसा नहीं चुराया, चीजें नहीं चुराई, सिर्फ खाना चुराया। ये वाकई बहुत नीच काम है, एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। उफ, वह वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि चोर यहां पैसे चुराने आए। कम से कम उस स्थिति में उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता क्योंकि भूखे रहने का एहसास वाकई बहुत असहज था। टायर्ड। पांचवें बुजुर्ग, क्या ये कुछ न कहने जैसा ही नहीं है? हमारे गुवानयू परिवार के पास पहले से ही बहुत सारे गार्ड हैं, लेकिन फिर भी चोरी की घटना हो गई। सुरक्षा कार्य के प्रभारी बुजुर्ग के रूप में क्या आपको पूरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? छठे बुजुर्ग ने, जिनकी हमेशा पांचवें बुजुर्ग से अनबन रहती थी, जलती आग में घी डालने का काम किया। फायर स्माइल विद हॉर्न्स। मैं मानता हूं कि कुछ खोने के लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन अब इस मामले को खींचने का समय नहीं है। कुलपिता पूछ रहे हैं कि क्या हम में से किसी के पास ऐसा कोई तरीका है जिससे इस तरह की घटना दोबारा न हो। इसके अलावा मैं दूसरे बुजुर्ग से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे भी लगता है कि यह किसी घर के भेदी का काम है। पांचवें बुजुर्ग घबराए नहीं और शांति से लापरवाही के साथ बोले, बस थोड़ा सा खाना ही तो खोया है।
उन्हें यकीन नहीं था कि कुलपिता खाने की चीज खोने के लिए उन्हें सजा देंगे, इसलिए वे छठे बुजुर्ग के उकसावे से बिल्कुल नहीं डरे। कूल स्मर्क, चुप हो जाओ तुम सब। मैंने तुम्हें अपनी राय देने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी बहस देखूं। मैं उस चोर को अभी देखना चाहता हूं, चाहे वह घर का भेदी हो या कोई बाहरी चोर। इतने समय बाद वह कहाँ है? गुआन यू लॉन गुस्से में दहाड़ा। वह बुजुर्गों की कार्यक्षमता से बहुत असंतुष्ट था क्योंकि लगभग 10 घंटों के बाद भी उन्हें चोर का एक सुराग तक नहीं मिला था। फायर क्रोध, कुलपिता कृपया शांत हो जाए। गार्ड हर आंगन की तलाशी ले रहे हैं, वे उसे निश्चित रूप से ढूंढ लेंगे। पहले बुजुर्ग ने बहुत लाचारी से सांत्वना दी। अफसोस, वह जानता था कि कुलपिता चिंतित थे, लेकिन वह खुद कैसे चिंतित न हो, क्योंकि वह भी भूखा था। प्रथम बुजुर्ग, वो कियान र कैसी है? गुआन यू लॉन्ग ने गहरी सांस ली और वो परिवार के बारे में पूछने से पहले खुद को थोड़ा शांत किया। मैंने सुना है कि वो कियान र की चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं। वो परिवार के कुलपिता के अनुसार वह तय कार्यक्रम के अनुसार पुष्पोत्सव में भाग ले सकेगी। पहले बुजुर्ग ने उसे वह सब बताया जो वह जानता था। वास्तव में उसके पास कुछ और भी था जो उसने नहीं कहा। वह ये था कि वो परिवार के कुलपिता को चिंता नहीं करनी चाहिए थी। वह जानता था कि अगर कुलपिता ने ये सुना तो वे निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे, इसलिए वह बिना किसी कारण के मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। अपवर्ड ट्रेंड। ओह, गुआन यू लॉन्ग ने हल्के से जवाब दिया। कुलपिता मिस वू की चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं। ये तो खुशी की बात है। हे बधाई हो कुलपिता। अचानक छठे बुजुर्ग ने बहुत ही बेवकूफी भरी बात कह दी। कन्फेटी, वो कियान र मेरी बेटी नहीं है। तुम मुझे बधाई क्यों दे रहे हो? गुआन यू लॉन्ग ने आंखें तरेरी और बेरहमी से कहा। पिशाच क्रोध,